हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ए एंड आई लीगल्स। मैं हूं आप सभी का होस्ट अंबर। आज हम करने जाने हैं सीएलपी बीएलएलबी 7th सेमेस्टर और एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट आईपीसी। और आईपीसी आज हम ऑब्जेक्टिव तरह से नहीं देखेंगे, आज हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही करेंगे, जिससे आपका अगर ऑब्जेक्टिव पेपर होता है तो ऑब्जेक्टिव मतलब आपको आंसर्स लिखने में भी थोड़ा आसानी रहेगी। और अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होता है तो इससे जो क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं आपको बताता चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है हमारा पार्ट 1 आईपीसी का। ठीक है, और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमसे हमारा पूछा गया है, अपराध को परिभाषित कीजिए, यानी कि डिफाइन क्राइम। अब क्राइम और ऑफेंस में डिफरेंस क्या होता है आप सभी को पता है? नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ऑफेंस ऑफेंस और क्राइम दोनों का ही मतलब हिंदी में अपराध होता है। लेकिन ऑफेंस वो क्राइम्स ऑफेंस मतलब वह अपराध होते हैं जो जिनको भारतीय दंड संहिता में जिनके लिए सज़ा नहीं दी गई है। और और क्राइम वह होता है जिस मतलब मैं उल्टा भूल गया। ऑफेंस वो होता है जिसके लिए आईपीसी में सज़ा दी गई है, और क्राइम वो होता है जिसके लिए सज़ा नहीं दी गई है। इसीलिए आपने देखा होगा कि वेयर एक्ट्स में या आईपीसी की बुक्स में या लॉ सब्जेक्ट्स में हमेशा ऑफेंस वर्ड का यूज़ किया जाता है, क्राइम का नहीं किया जाता है। मतलब ऑफिशियली क्योंकि हमारे सीएलपी में तो क्राइम लिखा हुआ है, लेकिन क्राइम तो वह अपराध होते हैं जिनके लिए हमें सज़ा नहीं दी जाती है आईपीसी के अकॉर्डिंग। तो अब हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन क्राइम। भारतीय दंड संहिता की धारा 40 के अनुसार ऐसा प्रत्येक कृत्य या कृत्य का लोभ अपराध होगा जिसके लिए दंड संहिता में दंड का प्रावधान है। वैसे विभिन्न विद्वानों द्वारा अपराध को विभिन्न ढंग से परिभाषित किया गया है। तो अगर आप अपराध यानी ऑफेंस को अगर आप समझेंगे तो ऑफेंस क्या होता है? ऐसा कोई भी कार्य जिसके लिए भारतीय दंड संहिता या इंडियन लॉज में कहीं पे भी उसके लिए कोई भी सज़ा या पनिशमेंट डिक्लेयर करी गई है तो वह आपका अपराध हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए उसके बाद कुछ हमारे जूरिस्ट हैं जिन्होंने इसकी डेफिनेशंस भी दी हैं। चूँकि ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं तो इसमें सिर्फ 2 ही जूरिस्ट दिए गए हैं, लेकिन जब हम लॉन्ग क्वेश्चंस में चलेंगे तो आप देखेंगे उसमें कम से कम 10 से 12 जूरिस्ट आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। सबका मतलब एक ही रहता है, बस अलग-अलग तरह से वो डेफिनेशंस बता देते हैं। ठीक है। तो ब्लैक स्टोन जो थे उन्होंने कहा था, ब्लैक स्टोन के अनुसार अपराध एक ऐसा कृत्य या कृत्य का लोप है जो सार्वजनिक विधि के उल्लंघन में किया गया हो। अब सार्वजनिक विधि से आपका क्या मतलब है? सार्वजनिक विधि का मतलब है कि ऐसी जो हमारी जो मतलब जो भी आप क्राइम करें, अगर आपने कोई क्राइम किया है तो उसका जो इम्पैक्ट है, यानी उसका जो असर है वह पूरे समाज पर पड़ना चाहिए, जिससे कि उन मतलब लोगों को थोड़ा लगे कि हाँ ये अपराध है। जैसे कि अगर आप किसी की जेब काट लेते हैं तो लोग डरते हैं कि नहीं बस में संभल कर चलो, या ट्रेन में संभल कर चलो कि लोग जेब काट लेंगे, लोगों के पास मत खड़े हो। इससे इसका मतलब यही तो है कि ये एक सार्वजनिक मतलब सार्वजनिक विधि का उल्लंघन किया है आपने, क्योंकि आपने किसी की जेब काटी है या और कोई भी गलत काम किया है। और हमारे स्टीफन कहते हैं, स्टीफन के अनुसार संपूर्ण समाज के अधिकारों के अतिक्रमण के रूप में किसी अधिकार का उल्लंघन अपराध है। वही सेम चीज़ जो ब्लैकस्टोन ने कही थी वही स्टीफन ने भी कही है, बस यहाँ लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी चेंज है। और एक सबसे ज़रूरी बात मैं बता देता हूँ, भारतीय दंड संहिता चूँकि अब हमारे न्यू क्रिमिनल लॉज इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, 1 जुलाई से हो जाएंगे। तो आईपीसी का सेक्शन है 40, और भारतीय न्याय संहिता का जो सेक्शन है वो है हमारा सेक्शन 2 का सब सेक्शन 24 में हमारा जो ऑफेंस है उसको डिफाइन किया गया है, बीएनएस। ठीक है, अब हम चलते हैं नीचे। इसके बाद हम स्टीफन पर तक हमने पढ़ लिया था, अब हम आ रहे हैं। अतः अपराध के लिए कम से कम 2 तत्वों का होना नितांत आवश्यक है। अब ऑफेंस जब आपने अपराध किया तो वो ऐसे ही तो हो नहीं जाएगा, उसके लिए कुछ ना कुछ आपने किया होगा, तैयारी करी होगी, वो मन में आया होगा, मेंस लिया होगा, एक्टस लिया होगा। अब देखते हैं ये क्या होगा। तो इसमें हमें 2 बातें सिर्फ बताई गई हैं, किसी कृत्य का किया जाना या किसी कृत्य का लोप। यानी कि जब आपने कोई काम कर दिया, यानी कि जब आपने अपराध कर दिया तो उसका जो कंडक्ट है वो कंपलसरी है।
वहाँ पर कंडक्ट और ओमिशन दोनों ही कंपलसरी हो जाते हैं। और मेन बात, एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर ये बन रहा है कि ओमिशन और कंडक्ट में अगर आपको कोई डिफरेंस पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कंडक्ट और ओमिशन का डिफरेंस भी बता दूंगा। दूसरा दूसरा हमारा पॉइंट है, दूषित आशय या दुर्भावना तथा इन तत्वों या अपकृत्यों के लिए दंड विधि में दंड निहित होना चाहिए। जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया था अभी, कि जो भी अपराध आपने किया हो उसका तो दंड है वह उसमें दिया गया हो इंडियन लॉज में या आईपीसी में। जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर में, आपके जैसे आपको मान लीजिए आपको एक कोई अच्छा सा एग्जांपल नहीं मिल रहा है कि जो देखने में क्राइम लगे लेकिन वो क्राइम ना हो। हाँ, चलिए मान लेते हैं कि आपने वो तो पढ़ा ही होगा, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट या फिर लॉ ऑफ टॉर्ट्स। अब लॉ ऑफ टॉर्ट्स में आपने ट्रेसपास का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जो कि होता है संपत्ति से रिलेटेड, कि आपने किसी की संपत्ति पर जो है कब्जा कर लिया। अब या फिर आपने उसकी संपत्ति का किसी तरह से यूज़ कर लिया तो वो वहाँ पर अपराध होता था। लेकिन वहीं पर जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक कार है और उस कार को पार्क करने के लिए जगह कम है और बगल में कोई प्लॉट खाली पड़ा है, और अगर आप उस प्लॉट का है या उस ज़मीन का जो मालिक है, अगर आप उससे कंसेंट लेकर या विदाउट कंसेंट भी थोड़े दिन तक अपनी कार उसके प्लॉट या ज़मीन पर पार्क कर देते हैं, तो क्या वह इसके लिए आपके ऊपर केस कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर वो कोई अपराध नहीं है, आपने थोड़ा-सा समय के लिए उसकी ज़मीन का यूज़ किया है, तो वो अपराध नहीं होगा। लेकिन ये गलत है? तो हाँ, बिल्कुल गलत है। लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ इसके लिए कोई पनिशमेंट है? तो नहीं, इसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हमसे पूछ रहा है, अपराध के आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए। डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द क्राइम। अपराध के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं। पहला पॉइंट हमारा है, एक मानव जिसे एक विशेष ढंग से विधिक बाध्यता के अधीन कार्य करना है तथा जो दंड आरोपित करने में उपयुक्त विषय है। यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि विषय, जो भी हमने ऊपर एक कार पार्किंग एग्जांपल लिया, वो एक एज अ टॉपिक ही हमने लिया था। अगर हम कोई और टॉपिक लेते कि आप उसकी ज़मीन पर घर बनाकर रहेंगे, तो ये टॉपिक अलग है, क्योंकि इसके लिए आपको पनिशमेंट दी जा सकती है। लेकिन रही बात कार पार्किंग की, तो वो टॉपिक ऐसा नहीं था कि जिसके लिए आपको पनिशमेंट मिले। तो यहाँ पर टॉपिक का मतलब ये है कि वो जो आपने ऑफेंस किया है उसके लिए मतलब उसी में उसमें पनिशमेंट दी होनी चाहिए हमारे इंडियन लॉज में। जो बात हमने ऊपर डिस्कस करी थी वही बात यहाँ नीचे भी है। अब दूसरा पॉइंट हमारा है, ऐसे मानव के मन में एक दुराशा है। यानी कि अब जैसे कि आपने कार पार्किंग कर दी, अब आपके मन में आशय ये चल रहा है कि मैं कुछ दिन कार पार्किंग करूँगा, फिर कुछ दिन बाद इसके घर से इसके इसके हिस्से की थोड़ी ज़मीन ले लूँगा, फिर कुछ दिनों बाद इसके हिस्से में थोड़ी सी दीवार बना दूंगा, तो ये दुराशा है। और जब कुछ सालों बाद आप उसके ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लेंगे, तो कोर्ट में ये बताना अपोजिट पार्टी के लिए बहुत ही आसान रहेगा कि आपका दुराशय ही गलत था, क्योंकि कुछ दिन आपने गाड़ी उसके घर पे खड़ी करी, प्लॉट पे, ज़मीन पे, और उसके बाद आपने धीरे-धीरे से घर बना लिया। तो यही दुराशय जो है वो स्पष्ट कर रहा है कि आपका दुराशय ही गलत था। आपने गाड़ी सिर्फ़ इसलिए नहीं खड़ी करी क्योंकि आपके पास जगह कम थी, बल्कि आपका दुराशय ही था कि आप उसकी ज़मीन भी हड़पना चाहते थे। इसलिए यहाँ पर दुराशय भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता है कि सिर्फ़ दुराशय के ही बेस पर आपको पनिशमेंट दे दी जाए। अब हम चलते हैं पॉइंट 3 पर, ऐसे आशय को पूरा करने के लिए किया गया कोई कार्य। अब जो भी हमने ऊपर अभी डिस्कस किया वही सब यहीं पर हो जाएगा कि आपका दुराशय था कि मुझे इसकी ज़मीन हड़पनी है, लेकिन जब आपने उसकी ज़मीन पर दीवार ही नहीं बनाई, तो फिर आशय से क्या आपको पनिशमेंट मिलेगी? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए लेकिन जब आपने वो कार्य कर दिया, यानी कि आपने ज़मीन बना उस पर जो है दीवार बना लिया या कोई भी ऐसा कार्य किया है जिसके लिए पनिशमेंट दी गई है, तो हाँ, वो आपने कार्य भी कर दिया, आपका दुराशय भी था, और वह कार्य भी ऐसा है जिसके लिए आईपीसी में पनिशमेंट दी जाएगी। तो हाँ, आप उस चीज़ के लायबल माने जाएँगे और आपको पनिशमेंट भी दी जाएगी, या आपको हो सकता है डैमेजेस भी पे करने पड़ें। डैमेजेस से याद आया, अब आपको अगर डैमेजेस और डैमेज में डिफ़रेंस नहीं पता है, तो ये बहुत छोटा-सा डिफ़रेंस है, मैं आपको बता देता हूँ। डैमेजेस का मतलब होता है कि मतलब रुपए से किया गया हानि का भुगतान।
यानी कि अगर वो आपसे ये कहता है कि भाई आपने मेरे घर पे मेरा जो प्लॉट था वो 10 लाख का था, आपने उस पर जो है ज़मीन बना ली और कुछ दिनों तक उसका यूज़ किया है, तो एज़ अ रेंट मैं आप मुझे उसका रेंट और उसका पूरा जो वो है पैसा मुझे दे दीजिए। तो वो आपसे ये कह देगा कि 2 लाख रेंट का और 10 लाख प्लॉट का, तो 12 लाख मुझे दे दीजिए। तो ये आपने उसको डैमेजेस पे किए हैं, और जो आपने उसको डैमेज दिया है अगर आप उसको पे भी नहीं करेंगे और उसकी ज़मीन भी वापस नहीं करेंगे तो उसको डैमेज होगा। ये होता है डैमेज। ठीक है, अब हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट हमारा है, ऐसा कार्य द्वारा किसी दूसरे मानव या संपूर्ण समाज को क्षति। अब उसको क्षति तो होनी चाहिए। अब मान लीजिए किसी को क्षति नहीं होगी तो वो क्या ही आपकी कंप्लेंट करेगा और क्या ही वो चलेगा केस। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ बातें हमें बताई गई हैं कि उसके लिए एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या हैं किसी क्राइम को करने के लिए, यानी यह ऑफेंस को करने के लिए। तो सबसे पहली बात है ह्यूमन, यानी कि मानव, यानी कि वह जो कार्य है या किसी जो आपने हानि करी है या कोई भी अपराध किया है उसके लिए मानव के द्वारा वह अपराध किया जाना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मानव, मतलब कि जो मनुष्य है वही कर सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर कोई प्लॉट खाली पड़ा है और वहाँ पर कुत्ते रहने लगे आके, कहीं से 4-5 आ जाएं और वहीं पर सों, तो क्या उसका मालिक उनके ऊपर केस करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, और दुराशय, दुराशय को अभी हमने ऊपर आपको समझाया कि दुराशय यानी मेंस रिया, यानी कि आपका आशय ही गलत था वह कार्य करने का। इसकी एक मैगज़ीम है, ये पेपर में पूछी जाती है, इसको हम पढ़ लेते हैं। मात्र किसी कार्य को अपराधी नहीं बनाता। हाँ, दुराशय मात्र कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता यदि उसका मन अपराधी न हो। एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया, अर्थात कार्य स्वयं कार्य स्वयं किसी को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसका मन वैसा ना रहा हो। इसी प्रकार मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है। एक्टस मेनविटो फैक्टस नॉन ईस्ट मेंस एक्टस। ठीक है, अब हम चलते हैं। हमारा तीसरा जो पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है? आपराधिक कृत्य, यानी कि एक्टस रियम। किसी अपराध के लिए एक व्यक्ति तथा उसका दुराशय पर्याप्त नहीं, क्योंकि किसी मनुष्य के आशय को हम नहीं जान सकते। बिल्कुल ठीक बात। दंडनीय क्या कहावत है, हम नहीं जान सकते। दंडनीय होने के लिए आपराधिक आशय को स्वेच्छापूर्ण कार्य या लोभ के रूप में अवश्य स्पष्ट होना चाहिए, यानी कि वह कार्य आपके द्वारा किया जाना चाहिए जो कि आपने दीवार बनाई उससे उसकी बिना कंसेंट के, यानी कि उसके बिना अच्छा इच्छा के या उससे बिना पूछे। तो ये आपका जो था, ये था आपका एक्टस रियम, यानी कि कार्य किया आपने, स्पष्टतः दर्शाया कि आपका दुराशय भी था और क्या कहते हैं, आपने वह कार्य भी कर दिया, और ये कार्य एक मनुष्य के द्वारा किया गया है और इसके लिए पनिशमेंट भी है। तो ये चारों चीज़ें जब अब मिल जाएंगी तो तभी वो ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम कह रहे हैं मानव को क्षति। हमारा फोर्थ पॉइंट है इंजरी टू ह्यूमन बीइंग। क्षति किसी दूसरे व्यक्ति या किसी के शरीर या संपूर्ण समाज को अवैध रूप से पहुंचाई गई होनी चाहिए। जो की बात ऊपर थी वही बात यहाँ भी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? अपराध किए जाने के विभिन्न स्तर क्या क्या हैं? व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस इन द कमीशन ऑफ अ क्राइम? किसी भी अपराध को मूर्त स्वरूप देने के लिए या अपराध करने से पूर्व अपराधी विभिन्न स्तरों से होकर गुजरता है। यदि कोई अपराध अचानक या अपरिहार्य दुर्घटना यानी कि सडन एक्सीडेंट या सडन इंसिडेंट से कोई कार्य हो गया हो, जैसे कि आप छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, आप और आपके मोहल्ले वाले दोस्त छत पर पतंग उड़ा रहे हैं और छत पर बाउंड्री नहीं है और पतंग उड़ाते उड़ाते आपका दोस्त धोखे से धक्का आपसे धोखे से धक्का लग जाता है और आपका दोस्त छत से नीचे गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है या उसकी डेथ कॉज हो जाती है। तो क्या ये माना जाएगा कि आपने जानबूझकर उसे गिराया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं माना जाएगा। इस वजह से आपको पनिशमेंट तो दी जाएगी, लेकिन आपकी पनिशमेंट बहुत हद तक कम हो जाएगी। हो सकता है सिर्फ डैमेजेस पे कर ही आपको छोड़ दिया जाए। ठीक है। हम कहाँ पर थे? इनवेटिबल एक्सीडेंट के रूप में घटित होता है तो उसको उन स्तरों से होकर नहीं गुजरना पड़ता है, इसलिए अपरिहार्य दुर्घटना को एक सफल बचाव या अपवाद माना जाता है। अपवाद यानी कि एक्सेप्शन माना जाता है। इस प्रकार साशय एवं जानबूझकर किए गए अपराध को करने के लिए एक आपराधिक
सामान्यतः निम्न स्तर स्टेजों से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, पहला जो हमने ऊपर पॉइंट 4 डिस्कस करे थे कि हमारा आशय होना चाहिए, हमारी तैयारी होनी चाहिए, हमारा प्रयत्न होना चाहिए और अपराध का सिद्धांत एग्जीक्यूशन यानी कि उसका जो मेन काम था वो होना चाहिए। जैसे कि अगर आशय की हम बात करें तो आपका आशय था उसकी ज़मीन हड़पना। ठीक है, ये था हमारा पहला आशय। दूसरा आशय था तैयारी, जो आपने गाड़ी खड़ी करी वो। और तीसरा जो था अटेम्प्ट, आपने कुछ दिनों बाद उसकी कुछ ज़मीन का हिस्सा में अपनी ईंटें रख लीं। और ये था चौथा, जो आपने लास्ट काम किया उसके उसके ज़मीन पर दीवार बना ली। ये चारों ही पॉइंट थे। और एक पांचवा पॉइंट था कि ये जो किया है पूरा कार्य, यानी कि जो पूरा प्रोसेस आपने किया है, इसके लिए आईपीसी में या इंडियन क्रिमिनल लॉज में उसके लिए पनिशमेंट भी होनी चाहिए। ठीक है, अब हमारा आता है चौथा क्वेश्चन। आपराधिक मनःस्थिति दुराशय से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेंसरिया? दुराशय अपराध का एक आवश्यक तत्व है। दुराशय अपराध का एक आवश्यक तत्व है। जैसा कि आपके मन में किसी के लिए बुरी भावना है कि मैं इसका ये नुकसान करूंगा, या मैं इसको जान से मारूंगा, या मैं इसकी जेब काटूंगा। ये एक मेन पॉइंट है जो कि आपको ऑफेंस करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन सिर्फ इसके बेसिस पे आपको पनिशमेंट नहीं मिलती है, क्योंकि इसको कोई प्रूफ नहीं कर सकता। ठीक है, दुराशय अपराध का एक आवश्यक तत्व है। दुराशय का तात्पर्य ऐसे द्वेषपूर्ण अथवा आपराधिक आशय। आंग्ल विधि का एक प्रसिद्ध सूत्र है, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेरिस सिट रिया। कार्य ही किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बना देता है जब तक कि कर्ता के मन में उस कार्य को करने का दोषपूर्ण आशय न हो। ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको यहीं स्किप कर रहा हूँ। अतः यह स्पष्ट है कि दुराशय किसी व्यक्ति की आपराधिक मनोवृत्ति का द्योतक है। दुराशय या आपराधिक मनोस्थिति के पीछे कोई न कोई कारण होता है जो ऐसे आशय को जन्म देता है। दुराशय सामान्यतः अपराध के घटित होने की अनिवार्य शर्त है। दंडनीय विधि की ये मान्यता है कि दोषी मस्तिष्क के अभाव में किसी प्रकार के अपराध को न्याय नहीं किया जा सकता। ये पॉइंट अगर आप ध्यान से देखेंगे, दोषी मस्तिष्क के अभाव में किसी अपराध को नहीं किया जा सकता, यानी कि जब आपके मन में कोई दुराशा ही नहीं है तो ना ही आप उसके यहाँ उसके प्लॉट पर गाड़ी खड़ी करेंगे, ना ही आप उसकी उसके ज़मीन पर ईंटें रखेंगे, और ना ही आप उसकी ज़मीन पर दीवार बनाएंगे। जब दुराशा ही नहीं होगा तो फिर क्राइम या ऑफेंस होने का तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, जंगम संपत्ति को परिभाषित कीजिए। डिफाइन मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी आपने लॉ ऑफ टॉर्ट्स में पढ़ी होगी और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी पढ़ी होगी, लेकिन आईपीसी में पढ़ाई जाएगी, तो चलिए देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 22 में जंगम संपत्ति के विषय में बतलाया गया है। जंगम संपत्ति शब्दों से यह आशित है कि इनके अंतर्गत हर भांति की मूर्त संपत्ति आती है, किंतु भूमि और वह चीज़ें जो भूबद्ध या भूबद्ध किसी चीज़ से स्थायी रूप में जकड़ी हुई हो, इनके अंतर्गत नहीं आती हैं। भूबद्ध यानी कि वह चीज़ें जो ज़मीन से चिपकी हुई हैं, यानी कि जो ज़मीन में धसी हुई हैं, वह होती हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। और जो ज़मीन के ऊपर होती हैं, सिर्फ सरफेस टच हो रही होती हैं, वो होती हैं हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, जो चीज़ें इधर उधर घूम सकती हैं, चल जा इधर से उधर, एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से ट्रांसफ़र करी जा सकती हैं, उनको हम कहते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। और इमूवेबल प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी होती है जिनको हम इधर से उधर नहीं ले जा सकते, जैसे कि कार, व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट, या और कोई भी थिंग, क्लोथिंग, ब्रिक्स, सीमेंट, या और कोई भी चीज़ जिसको हम इधर से उधर ले जा सकते हैं, वो आती है हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी। और इमूवेबल प्रॉपर्टी हमारी बिल्डिंग्स हो गए, हमारे 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 खंभे हो गए, जो जो खंभे लगे होते हैं, फिर पोल्स हो गए। पोल्स के बाद हमारे पोल्स के बाद हमारे कुछ अनाज, यानी कि कुछ खाने के फूड्स भी हमारे इमूवेबल प्रॉपर्टी में ही आते हैं। ठीक है, इसको इसको जो क्लियरली बताया जाएगा वो आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की के सेक्शन 6 या 7 8 में से किसी में बताया जाएगा, क्योंकि मे बी हो सकता है मैंने कुछ गलत बोला हो, 6 7 8 ना हो, लेकिन इसी के आसपास ही कोई सेक्शन है उसका। और भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी
भारतीय दंड संहिता आईपीसी के सेक्शन 22 में है। और भारतीय न्याय संहिता के कौन से सेक्शन में है? तो भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 2 सब सेक्शन 21 में इसे डिफाइन किया गया है। ठीक है। अब है हमारा, अच्छा इसके आगे भी है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसमें कुछ कुछ खास है नहीं मूवेबल प्रॉपर्टी में। इसे जड़ी हुई ना हो, जिसे हटाया जा सकता हो, वह चल संपत्तियां कहलाती हैं। किताबें, जेवर, पंखे, बर्तन आदि। ठीक है, ये इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था व्हीकल से और क्लोथ से। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हमसे पूछ रहा है प्रयास को परिभाषित कीजिए, डिफाइन अटेम्प्ट। अब अटेम्प्ट क्या था आपका? अटेम्प्ट आपने शुरुआत करी थी कार खड़ी करने से, और अटेम्प्ट आपका खत्म हुआ दीवार बनाने के बाद। ठीक है, तो फिर भी हम पढ़ लेते हैं। प्रयास या प्रयत्न अपराध करने की दिशा में तृतीय चरण होता है। तैयारी पूरी करने के पश्चात अपराध का प्रयत्न प्रारंभ होता है। प्रयास या प्रयत्न आपराधिक कृत्य की दिशा में सीधा तथा प्रत्यक्ष कदम है। सीधा तथा प्रत्यक्ष से क्या मतलब है? एकदम स्ट्रेट। अगर आपने वो कर दिया तो आप किसी भी तरह से बच नहीं सकते, क्योंकि आपका दुराशय अगर आपने किया तो आप झूठ बोल सकते हैं कि नहीं सर मेरे मन में ऐसा नहीं था, मैंने सिर्फ 2-3 दिन के लिए गाड़ी खड़ी करी थी, मैं उसकी व्यवस्था कर रहा हूँ, और मैंने एक जगह 2 जगह बात कर रखी जहाँ मैं अपनी कार खड़ी कर लूँगा, 2 दिन की बात है, 2 दिन के लिए खड़ी करी थी सिर्फ, ये सब आप झूठ बोल सकते हैं। लेकिन जब आपने दीवार बना ली तो आप क्या झूठ बोलेंगे? कोई कुछ बचा ही नहीं हुआ झूठ बोलने के लिए। आप ये तो कहेंगे नहीं कि शायद 2 दिन बाद मैं दीवार तोड़ लूँगा, सिर्फ 2 दिन के लिए दीवार बनाई थी। ठीक है। इसके आगे हम केस लॉ एक हमारा पढ़ते हैं। ये जो केस लॉ आईपीसी में दिए होते हैं ये पूछे जा सकते हैं, हालांकि ये रीसेंट केस लॉज होते होंगे। नहीं, रीसेंट तो नहीं है, 1961 का है। तो इसका मतलब है कि ये लैंडमार्क जजमेंट है, तो पढ़ लेते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभयानंद मिश्र बनाम बिहार राज्य AIR 1961 सुप्रीम कोर्ट 1698 नामक वाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रयत्न को परिभाषित करते हुए कहा कि प्रयत्न का अपराध किया गया तब कहा जाता है जब उसका आशय कोई अपराध करना हो तथा उक्त आशय के साथ वह उस अपराध को करने की ओर अग्रसर होकर कोई कदम उठाए। ये आवश्यक नहीं है कि अपराध पूर्ण रूप से इसलिए कारित नहीं हो सका क्योंकि वह अपराधकर्ता को नियंत्रण से परे किन्हीं परिस्थितियों ने उसे पूरा नहीं होने दिया, अर्थात प्रयत्न के अंतर्गत अपेक्षित परिणाम के प्राप्त करने का प्रयास सन्निहित है। किसी अपराध के लिए तैयारी कर लेने के पश्चात उसे पूरा करने की ओर उन्मुख होना प्रयास या प्रयत्न कहलाता है। होप आप लोग ये समझ गए होंगे, ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। प्रयत्न वही, प्रयास वही होता है कि आपने आपका जो एसेंशियल पॉइंट था, यानी कि जो मेन पॉइंट था, आपने उसको करने के लिए कोई कोई कदम उठा दिया है अपराध के लिए। तो अगर वो किसी की नज़र में आ गया है तो आप, आपको पनिशमेंट, आप उसके लिए लायबल माने ही जाएंगे। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हमसे पूछ रहा है प्रयत्न कब दंडनीय है? व्हेन अटेम्प्ट इज पनिशेबल। ऊपर हमारा क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज अटेम्प्ट, यानी कि डिफाइन अटेम्प्ट। हाँ ठीक है, व्हाट इज अटेम्प्ट, डिफाइन अटेम्प्ट एक ही बात है। और यहाँ हमसे पूछा गया है व्हेन अटेम्प्ट इज पनिशेबल, यानी कि प्रयास कब जो है पनिशेबल बन जाएगा। भारतीय दंड संहिता अपराध करने के प्रयत्न को दंडनीय घोषित करती है। प्रयत्न अपराध करने की दिशा में उठाया गया कदम होता है जब अपराधी अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, परंतु कुछ कारणवश अर्थात किसी बाह्य कारण से जो उसके नियंत्रण से परे था, जिससे वह अपना उद्देश्य प्राप्त करने में असफल हो जाता है, तो वह यह कहा जाता है कि उसने अपराध करने का असफल हो जाता है, तो ये कहा जाता है कि उसने अपराध करने का प्रयत्न किया। जैसे कि इसके प्लॉट पर आप दीवार बना रहे थे, अगर आपका कोई एक और पड़ोसी है, वह सूचना दे दे कि उस प्लॉट के ओरिजिनल ओरिजिनल ओनर को ये सूचना दे दे कि भाई साहब, या मान लीजिए उसका नाम एक्स है, और वो एक्स को बता दे कि आपकी दीवार पर वाई नाम का व्यक्ति दीवार बना रहा है और वह आके आपकी दीवार हटा दे,
तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने कार्य में असफल रहे, और असफल रहे लेकिन आप वह कार्य करने के लिए कदम उठा चुके थे। तो जब आपने कदम उठा लिया उसके बाद भी आप लायबल माने जाएंगे, भले ही वह कार्य आपका पूरा हुआ हो या ना हुआ हो। ठीक है, हमारा 7th यही बात कह रहा है। और हम चलते हैं हमारे केस लॉ की तरफ। उच्चतम न्यायालय ने अभयानंद मिश्र बनाम बिहार राज्य AIR 1961 SC 1698 के मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि तैयारी पूरी होने के बाद प्रयत्न आरंभ होता है एवं किसी कृत्य का किया जाना अपराध के निमित्त अगला कदम होता है जो सदैव दंडनीय है। ठीक है, ये पहले ही मैं बता चुका हूँ कि प्रयत्न, कार्य, प्रयास, ये तीनों ही चीज़ें जो हैं वो दंडनीय होती हैं। बस आपका जो दुराशा है वो उसको आप प्रूफ नहीं कर सकते, इस वजह से आप उसके लिए लायबल नहीं मान जाएंगे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन 8 है, मात्र तैयारी कब दंडनीय बन जाती है? व्हेन ओनली प्रिपरेशन इज पनिशेबल। जैसे कि मान लीजिए आपको दीवार बनानी थी, उसके लिए आपने प्रिपरेशन करी कि आप ईंटें ले आए। तो क्या सिर्फ ईंटें ले आए इस वजह से आपको एक्स नाम का व्यक्ति जो कि ओरिजिनल ओनर है वो आपके ऊपर केस कर सकता है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, लेकिन अगर यही प्रिपरेशन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस या कुछ ऐसे ऑफेंसेस में हो जिसके लिए आप लायबल माने ही जाएंगे, चाहे आपने वो काम किया हो या ना किया हो, तो वही हमको यहाँ पर बताए गए हैं। तैयारी मात्र कब दंडनीय हो जाती है? व्हेन ओनली प्रिपरेशन इज पनिशेबल। आशय तथा तैयारी सामान्य रूप से दंडनीय नहीं है, परंतु निम्न परिस्थितियों में मात्र तैयारी दंडनीय होती है। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करना, धारा 122। आप यहाँ ध्यान रखिएगा, जगह कम है। धारा 122 IPC, और ये भारतीय न्याय संहिता की धारा 148 है। नहीं, 148 तो वो है 149। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 149 और IPC सेक्शन 122 सॉरी। तो भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करने से का मतलब ये है कि आपने पाकिस्तान या चाइना में से आप किसी को भी कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन अगर आप भेजते हैं व्हाट्सएप पर, तो ये उसका एक अंग माना जा सकता है। जैसे कि आपने मूवीज़ में देखा होगा कि वो लोग यहाँ बम बनाते हैं, लोग इधर से उधर कॉल्स करते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। भारत सरकार के साथ शांति रखने वाले राष्ट्र में आतंक मचाने की तैयारी करना, धारा 126। धारा 126 जो है वो भारतीय न्याय संहिता में किसमें बताई गई है? वो बताई गई है 154। ठीक है, कूट सिक्के, काउंटरफीट कॉइन्स बनाने की तैयारी करना, धाराएं 223 से 235। तो ये किसमें की गई हैं? तो ये करी गई हैं हमारी भारतीय न्याय संहिता के उसमें, भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 181 में। 181। डकैती की तैयारी करना, धारा 399 और IPC इंडियन पिनल कोड 399 हमारा भारतीय न्याय संहिता में दिया गया है 310 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसमें एक और पॉइंट है, आपराधिक षड्यंत्र के अपराध के लिए तैयारी की पूर्व स्थिति आशय मात्र दंडनीय है। हाँ, अगर किसी को ये भी शक हो जाता है कि आप जो है बम ब्लास्ट करने वाले हैं, सिर्फ शक के बेसिस पर भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है। वही हमारा 5th पॉइंट बता रहा है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, अपराध और नैतिकता में क्या अंतर है? व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन क्राइम एंड मोरालिटी? तो देखिए, मोरालिटी ऐसे ऐसे कुछ काम होते हैं जो आपके अंदर से आते हैं, जिसको हम इनर मोरालिटी कहते हैं। इनर मोरालिटी का मतलब ये है कि जैसे कि आपको कोई बच्चा सड़क पर दिखा तो आपको लगेगा कि मैं इसको कुछ खाने को दे दूँ, तो ये आपकी मोरालिटी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें रिलेशन क्राइम और मोरालिटी में डिफरेंस मतलब रिलेशन क्या है। ऐसा माना जाता है कि विधि और नैतिकता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विधि और नैतिकता कहा गया है, ना कि क्राइम और मोरालिटी। विधि यानी कि लॉ और नैतिकता यानी कि मोरालिटी। तो लॉ एंड मोरालिटी आर द सेम इनके हिसाब से, इसमें जो बताया गया।
और वो सेम कैसे, क्योंकि लॉ जो है वो आपका पीस मेंटेन रखता है और मोरालिटी उन्हीं में होती है जिनको पीस अच्छा लगता है। जैसे कि अगर कोई भूखा है तो लॉ ये कहता है कि अगर कोई भूखा है तो ये जिम्मेदारी सरकार की है वह क्यों वह उनका पेट भरे। और मोरालिटी भी यही कहती है कि आपने किसी को भूखा देखा तो आप उसे 2 रोटी दे देंगे या कुछ खाने को दे देंगे। तो इस वजह से इसमें ये बात कही गई होगी कि विधि और नैतिकता एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। किंतु यह एक आम धारणा है कि विधि में मुख्यतया दंड विधि के अंतर्गत समाविष्ट अपराध अनैतिक स्वरूप का होना आवश्यक है, अर्थात प्रत्येक अपराध आवश्यक रूप से एक अनैतिक कृत्य होगा। बिल्कुल ठीक बात है कि जो अपराध है वह तो एक अनैतिक कृत्य है, परंतु वास्तविकता के धरातल पर ऐसा नहीं है। दंड विधि के अंतर्गत अपराध ऐसा कृत्य है जो दंड संहिता के अधीन दंडनीय है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई कार्य अपराध है या नहीं, यह नैतिकता या अनैतिकता पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि उसे दंड संहिता के अधीन दंडनीय अपराध माना गया है या नहीं। उदाहरण, गर्भपात करा देना अनैतिक कार्य होते हुए भी गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 के अधीन से वैधता प्राप्त करता है। इसमें भी वही बात कही गई है कि कुछ कार्य ऐसे हैं लॉ में जो कि अगर आप मोरल आई से अपनी मोरल्स वाली आई से देखें तो वो गलत हैं, लेकिन चूंकि उस कार्य के लिए पनिशमेंट नहीं दी गई है हमारे आईपीसी में, इस वजह से हम उसको गलत नहीं मानते हैं। लेकिन आप एज अ मोरल व्यक्ति, अगर आप मोरल पर्सन हैं या आप बहुत ही मतलब मोरालिटी में मानते हैं, तो आप देखेंगे कि वो चीज़ गलत है। जैसे कि अगर आपके घर में सांप निकले और सांप को जान से मार देना, क्या आपको पनिशमेंट देगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आप एक मोरल पर्सन हैं तो आपको बुरा ज़रूर लगेगा। तो इसी तरह से इसमें डिफरेंस जो है लॉ और मोरालिटी में डिफरेंस बताया गया है। लॉ एंड मोरालिटी दोनों में सेम चीज़ ये है कि कहीं किसी हद तक ये दोनों बातें मतलब दोनों दोनों जो चीज़ें हैं वो एक ही नज़र से देखती हैं, लेकिन कुछ एक हद के बाद जो है वो दोनों बातें अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है, हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे। सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य एक्ट इन गुड फेथ। सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य एक्ट इन गुड फेथ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 52 के अनुसार कोई बात सद्भावनापूर्वक की गई या विश्वास की गई नहीं कही जाती जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई हो। इस धारा में दी गई परिभाषा नकारात्मक है, अर्थात कोई कार्य जब तक सद्भावनापूर्वक किया गया नहीं माना जाएगा जब तक कि उसकी उचित सावधानी और ध्यानपूर्वक न किया हुआ हो। डेफिनेशन से में भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसका जो मेन पॉइंट है वो ये कह रहा है कि अगर आपने कोई एक्ट गुड फेथ में भी किया है, भले ही वह एक ऑफेंस के पांचों पॉइंट्स को फुलफिल कर रहा हो, जैसे कि आपका मतलब सॉरी दुराशय तो नहीं होना चाहिए। अगर वो ऑफेंस है, सारे पॉइंट्स नहीं लेकिन हाँ कुछ पॉइंट्स अगर फुलफिल कर रहा है कि सामने वाले व्यक्ति को हानि हुई हो और जो आपने एक्ट इन गुड फेथ किया है उसके लिए पनिशमेंट भी दी गई हो और वो ऑफेंस भी हो, तो फिर हाँ बिल्कुल उसके लिए आपको कुछ ना कुछ पनिशमेंट मिल सकती है। हो सकता है सामने वाला आपको बिना पनिशमेंट दिलवा ही छोड़ दे, लेकिन हाँ अगर आपने गुड फेथ में वो काम किया है तो आप 95% चांसेस हैं कि आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। जैसे कि इसका एक अच्छा एग्जांपल ये है कि आप रोड पर जा रहे हैं और आपने देखा कि आपके आगे कोई छोटा सा बच्चा चल रहा है अपनी मम्मी के साथ। कोई बच्चा चल रहा है और उसकी मम्मी फ़ोन पर बात कर रही है और पीछे से एक बाइक वाला आ रहा है बहुत तेज़ी से। सडन वो जो बाइक वाला आ रहा है और वो जो बच्चा चल रहा है उसके बीच में महज़ 1 या 2 सेकंड का ही जो फ़र्क होगा, तो इतने में आपने उस बच्चे को बचाने के लिए बच्चे को धक्का दे दिया या उस बच्चे को नाली की तरफ, जैसे जो रोड साइड में जो स्ट्रीट्स होती हैं वहाँ पर जो छोटी-छोटी नाली बनी होती हैं, आपने मतलब जब आप सीधी-सी बात है रोड के साइड में जब आप धक्का मारेंगे तो वो बच्चा नाली की तरफ जाएगा। तो हो सकता है नाली में लग के या नाली में घुस जाए तो उसको थोड़ी बहुत चोट लग जाए। तो क्या इसकी वजह से उसके पेरेंट्स आपके ऊपर केस लायबल कर सकते हैं, या उसकी जो उसको चोट लगी उसके लिए आप लायबल हो सकते हैं?
तो हाँ थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन हाँ वो एक्ट इन गुड फेथ, आपने उस बच्चे को बचाने के लिए थोड़ी सी चोट दे दी तो इसके लिए आपको बहुत भारी पनिशमेंट नहीं मिलेगी, हाँ थोड़े बहुत डैमेजेस पे करने पड़ सकते हैं। वही बात इसमें कही गई है। अब इसका जो केस लॉ है वो हम पढ़ लेते हैं। पूनम वर्मा बनाम डॉक्टर अश्विनी पटेल के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यदि कोई होम्योपैथिक चिकित्सक किसी रोगी का इलाज एलोपैथिक दवाइयों से करता है जिसके लिए वह क्वालिफाइड नहीं है और इसके परिणामस्वरूप रोगी और अधिक गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है, तो ऐसी दशा में उक्त होम्योपैथिक चिकित्सक का कोई सद्भावनापूर्वक कार्य नहीं माना जाएगा, अपितु उसे घोर असावधानी का दोषी माना जाएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। अपराध के लिए प्रतिनिहित दायित्व से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय विकेरियस लायबिलिटी इन क्राइम? विकेरियस लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि कोई क्राइम किसी और ने किया, लेकिन उसका जो पनिशमेंट है वो कोई और भुगतेगा। जैसे ड्राइवर, अगर गाड़ी ड्राइवर, आपके पास गाड़ी है, आपने ड्राइवर को गाड़ी दी और ड्राइवर ने पी के गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट कर दिया, तो जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो उसको डैमेजेस पे कौन करेगा? हाँ सीधी सी बात है, आप करेंगे। ड्राइवर क्यों करेगा? क्योंकि वो आपकी बात मान के गया था। ठीक है, यही बात इसमें कही गई है। चलिए अब हम इसको मैंने बता दिया, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं। आपराधिक विधि में साधारणतः आपराधिक दायित्व उसी व्यक्ति पर होता है जिसने वह अपराध कृत्य किया है, न कि उसके बजाय या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति पर। प्रतिनिहित दायित्व का सिद्धांत अपकृत्यों के लिए प्राय लागू किया जाता है, जिसके अंतर्गत विशेष परिस्थिति में अपकृत्यकर्ता का दायित्व उसकी ओर से कोई अन्य तीसरा व्यक्ति वहन करता है, जैसे सेवक के अपकृत्य के लिए मालिक का दायित्व। परंतु ये सिद्धांत आपराधिक विधि में लागू नहीं होता है, अतः अपराध के लिए सामान्यतः उसी व्यक्ति को दंडित किया जाता है जिसने अपराध कारित किया है, न कि उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को। इंग्लैंड की दंड विधि में प्रतिनिधित दायित्व के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया, बल्कि अपवाद के रूप में निम्नलिखित दशाओं में सेवक द्वारा किए गए अपराध कृत्य का आपराधिक दायित्व उसके स्वामी पर होगा। सेवक द्वारा प्रकाशित किए गए अपलेख के लिए आपराधिक दायित्व उसके स्वामी पर होगा, और सार्वजनिक अपदूषण पब्लिक न्यूसेंस के मामले में प्रतिनिधित दायित्व का सिद्धांत लागू होगा। हिंदी पढ़ने में मुझे थोड़ी दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, लेकिन हमारे जो मेजर बच्चे हैं वो हिंदी में, इसलिए मैं हिंदी में जो है वीडियो बना रहा हूँ। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था, सहमति को परिभाषित कर इसे स्पष्ट कीजिए। डिफाइन एंड एक्सप्लेन कंसेंट। कंसेंट, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप दीवार बना रहे हैं, लेकिन अगर मालिक का कंसेंट यानी मालिक सहमति दे देता है कि नहीं नहीं आप दीवार बना सकते हैं, इसके लिए कोई केस नहीं होगा या कोई भी शिकायत नहीं करी जाएगी, तो ये उसका कंसेंट है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है? भारतीय दंड संहिता में सहमति को परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु संहिता में कई स्थानों पर सहमति शब्द का प्रयोग अवश्य किया गया है। सहमति अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकती है। सहमति से आशय वह व्यक्ति जिसने सम्मति दी है। सम्मति और सहमति एक ही बात है। अपहानि की जोखिम उठाने को तैयार है यदि कोई अपहानि घटित होती है। सहमति से किए गए कार्यों को आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति प्रदान की गई है। सहमति से अगर कोई कार्य किया गया है, जैसे कि आपका फ्रेंड आपसे बाइक मांग के ले जाता है और वह ये कहता है कि देख भाई मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, अगर तेरी बाइक का एक्सीडेंट होता है तो मैं अभी कोई कॉम्पनसेशन या डैमेजेस पे नहीं कर पाऊंगा, और आप उसको कंसेंट दे देते हैं कि नहीं नहीं भाई ले जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी होगा तेरा भाई देख लेगा। तो इसने आपने उसको कंसेंट दे दिया है, और उसके बाद आप उसके ऊपर कोई भी सूट नहीं वो लगा सकते। ठीक है, सूट का मतलब यहाँ पर होता है केस। आप कोई भी केस उसके ऊपर नहीं चला सकते। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। सिर्फ 13 क्वेश्चंस में ही हमारी वीडियो ऑलमोस्ट 40 मिनट्स की हो चुकी है, लेकिन फिर भी इसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस में काफ़ी मदद मिलेगी इससे, अगर आप ये पूरा वीडियो बिना स्किप किए देख रहे हैं। और अगर आपने ये पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखा है तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू, और बने रहिए हमारे साथ। और हमारा ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, प्रयत्न एवं तैयारी में क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अटेम्प्ट एंड प्रिपरेशन? प्रयत्न एवं तैयारी में अंतर।
प्रयत्न करना एक अपराध माना जाता है। ये सब आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि प्रयत्न करना एक अपराध माना जाता है। तैयारी करना ही स्वयं में अपराध नहीं होता। अगर आपने कोई तैयारी करी है तो वो अपराध नहीं, जैसे कि आप ईंटें खरीद कर लाए थे लेकिन वो अपराध नहीं था, लेकिन जब आपने दीवार बना ली यानी कि आपने प्रयत्न कर दिया तो वो अपराध है। प्रयत्न तब कहा जाता है जब किसी अपराध को करने की चेष्टा की जाती है। जैसे कि आपने जब किसी आप जैसे आपका प्रयत्न था, आपका जो वो थी चेष्टा थी, मतलब जो आपका मेन पॉइंट था ऑफेंस करने का, ज़मीन हड़पना, उसके लिए जो आपने प्रयत्न किया दीवार बनाना, तो वो अपराध तो माना ही जाएगा। तो यही बात इसमें कही गई है। किसी अपराध को करने के लिए साधन जुटाना या उपायों की व्यवस्था करना तैयारी, जो कि आप ईंटें लेकर आए थे, आपने उसकी व्यवस्था करी थी, उसको ही हम तैयारी कहते हैं। संहिता अपराध करने के प्रयत्न को दंडनीय घोषित करती है। संहिता इसके लिए दंडनीय इसको आपको घोषित करती है, लेकिन किन्हीं कारणों में जो हमने ऊपर 5 कारण पढ़े थे, एक्सेप्शन था हमारा, उनको छोड़कर तैयारी जो है वो उसको नहीं मानी जाती है, पनिशेबल नहीं होती है। वो था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, और ये था हमारा आखिरी पॉइंट क्या था, संहिता सामान्यतः अपराध की तैयारी करने को दंडनीय अपराध नहीं घोषित करती है। हाँ ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। और अगर आपने पूरी वीडियो लास्ट तक देखी, आपको कुछ भी अच्छा लगा या कुछ भी आपको बताना है कि मेरे पढ़ाने में कोई कमी हो, तो आप कमेंट सेक्शन करके बताइएगा। मैं अगली वीडियो में उस पर ज़रूर ध्यान देकर आपकी पूरी बात सुनूंगा। और अगर इंग्लिश में किसी को चाहिए हो कि वो इंग्लिश में पढ़ेगा, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैं स्पेशली इंग्लिश में भी वीडियो अलग से बना दूंगा, या मैं हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस कंबाइन करके इसी पीडीएफ में कंपाइल कर दूंगा। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आइए। और आपको कोई सुझाव देना है कमेंट बॉक्स में, अगर आप नहीं चाहते हैं कि कोई और पढ़े, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर हमें पर्सनली डीएम करिएगा, और हम आपका आपका जो भी आपको प्रॉब्लम का सलूशन होगा वो हम देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।